के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जयती मैम और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और इसके अंतर्गत जो हमने टॉपिक लिया है वो है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। समायोजन क्या होता है? समायोजन जो होता है एक निरंतर हमारी चलने वाली एक प्रक्रिया होती है और समायोजन जो होता है हमारे परिस्थिति के अनुकूल हम अपने आप में वातावरण के साथ अपने आप को ढालते हैं और वही होता है समायोजन। समायोजन यानी कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना और वातावरण में अपने आप को ढालना। मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है। कभी परिस्थिति हमारे अनुकूल होता है और कभी हमारे विपरीत होता है। तो हम अपने अगर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वातावरण के साथ और उसी के अनुसार हम अपने कार्य को करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का मानसिक अस्थिरता पैदा नहीं होती, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। और जब हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे कार्य हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो हम वो अपने वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं समायोजन। अगर हम अपने आप को समायोजन वातावरण के अनुकूल नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को वातावरण के अनुकूल अपने आप को संतुलन नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है कुसमायोजन। तो हम अपने आप को वातावरण के अनुसार अगर ढालते हैं, उसके अनुकूल हम अपने आप को रखते हैं तो हम मानसिक हमारी स्थिरता सदैव बनी रहती है। तो ये होता है समायोजन। जैसे कि समायोजन के अंतर्गत एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक बालक मान लीजिए अगर वो कोई अच्छे फील्ड में जाना चाहता है, बाय द वे एक हवाई सेना में जाना चाहता है बालक, अगर माता पिता की इच्छा नहीं हो बालक को वहां पर पहुंचाने की तो बालक में क्या हो जाता है, मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है। वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाता है, बहुत सारी चिंताएं और तनाव उनको घेर लेती है और इस प्रकार वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाता है, जिससे कि वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। कई प्रकार की समस्याएं ग्रसित हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकताएं के अनुकूल अपने आप को ढालना। अगर उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है। वातावरण के अनुकूल ही अपने आप को रखना, चलना और उसके अनुकूल अपने जीवन पर्यंत चलना, ये समायोजन होता है। तो हम देखेंगे समायोजन की डेफिनेशन यानी परिभाषा। मैंने यहाँ पे गेट के अनुसार लिखा हुआ है एक डेफिनेशन। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये होता है समायोजन की परिभाषा। पहले मैं बताई हूँ कि समायोजन जो होती है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम उसी के अनुकूल वातावरण के अनुकूल हम अपने आप को ढालते हैं और उसके अनुसार हम अपने कार्य को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन की प्रविधियां यानी कि मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसके अंतर्गत 4 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधियां यानी कि डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अप्रत्यक्ष विधियां यानी इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड है क्षतिपूर्ति विधियां यानी कंपनसेटरी मेथड्स और फोर्थ है आक्रामक उपाय यानी कि एग्रेसिव मेथड्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधि उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है कोई भी अपने आप को समायोजन करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, उसे ही हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपनी तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता, मानसिक संतुलन को पूर्ण रूप से बनाए रखता है और कोई भी परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधियां। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके अंतर्गत 4 विधियां जो है हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कि बाधाओं का समाधान यानी सॉल्विंग ऑफ ऑब्स्टिकल्स। सेकंड पॉइंट है अन्य मार्ग खोजना, टू फाइंड अदर वे। थर्ड पॉइंट है उद्देश्यों में परिवर्तन यानी चेंज इन एम और 4 है विश्लेषण एवं निर्णय यानी कि एनालिसिस एंड डिसीजन। सबसे पहले आप देखेंगे बाधाओं का समाधान यानी सॉल्विंग ऑफ ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं का समाधान यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो बाधाओं का समाधान होता है उसमें व्यक्ति जो उनके जीवन के अंतर्गत जो भी बाधाएं आती है, जो भी समस्याएं आती है, उस समस्याओं का समाधान व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद कर लेते हैं। उन्हें किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे अपनी जो भी परिस्थितियों के अनुसार जो भी रास्ता दिखता है उसे अपनाता है, उसे समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी राह के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसे ही हम बाधाओं का समाधान कहते हैं। दूसरा अन्य मार्ग खोजना। अन्य मार्ग मतलब जब व्यक्ति जो है उनको अपने इच्छा अनुसार अगर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो क्या करता है, वो अन्य मार्गों को अपना लेता है।
इस प्रकार वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है और अपने आप को समायोजित कर लेता है। थर्ड पॉइंट है उद्देश्यों में परिवर्तन। इसमें भी व्यक्ति जो है अपने उद्देश्य को अनुसार मान लीजिए अगर उसको भी अपने लाइफ में या अपने समय के अनुसार अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति जो है अपने उद्देश्यों में परिवर्तन कर लेता है। उद्देश्यों में परिवर्तन करने के अनुसार व्यक्ति जो है अगर एक कार्य अगर उनसे मान लीजिए वो अपने कोई नौकरी को प्राप्त करना चाहता है और वो नौकरी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसके बदले में वो कोई व्यवसाय को देख सकता है या फिर वो दूसरे रोजगार को भी देख सकता है। इस प्रकार वो अपने उद्देश्य को परिवर्तन करके दूसरे कार्य में अपने आप को ढाल लेता है। उस प्रकार वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है। 4 पॉइंट है विश्लेषण एंड निर्णय यानी एनालिसिस एंड डिसीजन। इसके अंतर्गत भी व्यक्ति जो है अगर वातावरण के अनुसार व्यक्ति जो है कोई निर्णय विश्लेषण नहीं कर पाता, हर व्यक्ति जो होता है परिस्थितियों के अनुसार हर चीजों का डिसीजन या निर्णय नहीं ले पाता है। इसके बाद वो एनालिसिस भी नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति सही समय पर अपने आप को अपने कार्य के अनुसार अपने कार्य के निर्णय ले सकता है, अपने निर्णय के अनुसार अपने कार्य का एनालाइज कर सकता है तो वही व्यक्ति जो है वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि विश्लेषण एवं निर्णय। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट जो है हमारा अप्रत्यक्ष विधियां यानी कि इनडायरेक्ट मेथड्स। इसके अंतर्गत हमने अभी कुछ पॉइंट्स को लिखे हैं। इसके और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके बाद बताएंगे। तो पहला जो पॉइंट है शोधन यानी सब्लिमेशन, सेकंड पॉइंट है पृथक्करण विड्रॉल, थर्ड पॉइंट है प्रतिक्रमण यानी रिग्रेशन और फोर्थ पॉइंट है हमारा तारतम्य यानी आइडेंटिफिकेशन और फिफ्थ पॉइंट निर्भरता यानी डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम शोधन सब्लिमेशन। यह जो होता है यह प्रक्रिया जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया होती है और जो इनडायरेक्ट जो मेथड होता है इसमें जो व्यक्ति होता है जो भी कार्य करता है वो अचेतन अवस्था में रह करके कार्य करता है। जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है वो उसमें व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है वह चेतन अवस्था यानी कॉन्शियस स्टेज में रह करके कार्य करता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है अनकॉन्शियस यानी अचेतन अवस्था में रहकर कोई कार्य करता है। जब इस मेथड के अंतर्गत व्यक्ति कोई भी कार्य को करता है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, उनका जब कोई कार्य सफल नहीं हो पाता है या व्यक्ति में अधिक जब चिंता आ जाती है तो वो अपने कार्य को किस माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण करता है या किसी के माध्यम से वो अपने आप को मतलब अपने मानसिक संतुलन बना के चलता है, वो सारी प्रक्रिया है इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत। तो शोधन में भी वही होता है कि जब व्यक्ति सांवेगिक जो भावनाएं होती है यानी सांवेगिक इच्छाएं है, सांवेगिक शक्ति है, पार्श्विक शक्ति है, ये सब सारी शक्तियां जो होती है इनके जो हो जाती है संपूर्ण नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति क्या करता है अपने आप को किसी दूसरे कार्य की ओर मोड़ लेता है। यानी वो अपनी जो कार्य है वो को दूसरी तरफ मोड़ लेना यानी कृत्रिम रूप से अपने आप को परिवर्तन कर लेता है। तो ये होता है शोधन यानी सब्लिमेशन यानी किसी कार्य को दूसरी ओर परिवर्तन कर लेना, इसी को हम बोलते हैं शोधन। दूसरा पृथक्करण यानी विड्रॉल। इसमें व्यक्ति जब व्यक्ति के अनुसार से जब उनकी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है कि कहीं दूसरे स्थान पर अपने आप को पलायन कर लेता है। जब समाज के द्वारा परिवार के द्वारा उनके कोई कार्य स्वीकृत नहीं होता है, समाज के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और परिवार के लोग उन्हें निरादर कर देते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं एक शहर से दूसरे शहर की ओर या एक गांव से दूसरे गांव की ओर या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की ओर वो अपने आप को अलग कर लेता है। यानी इसको कह सकते हैं पलायन करना अपने आप को, इसी को बोलते हैं हम पृथक्करण यानी विड्रॉल। इसके बाद है प्रतिक्रमण यानी इस रिग्रेशन जिसको बोलते हैं। इसमें भी जब व्यक्ति जो है अपना मानसिक स्वास्थ्य मानसिक संतुलन सही रूप से नहीं रख पाता है, जब उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनका कार्य नहीं होता है और समाज के अनुरूप उनको बराबर सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है क्या करता है अपने व्यवहारों में परिवर्तन ले आता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है तो जब व्यक्ति को समुचित समाज से या परिवार से उनको बराबर स्नेह सौहार्द व्यवहार नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति क्या करता है कुछ समय के लिए अपने आप को बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है, आदिम रूपों में चला जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति जो है गलत
गलत कार्यों की ओर भी, गलत संगति में भी चला जाता है, गलत चीजों को अपना लेता है, जैसे कि नशा, धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना। इससे व्यक्ति जो है अपने जो भी अंतर्द्वंद स्थिति होती है, तनाव होती है, निराशा होती है या मानसिक अस्थिरता होती है, इस चीजों का सेवन करके अपने आप को वह स्वतंत्र या मुक्त पाता है। तो इसी को कहते हैं हम प्रतिक्रमण। इसके बाद है तारतम्य यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी तारतम्य कहने से मतलब है किसी के अनुसार या किसी से अपने आप को मिलाना। इसमें भी व्यक्ति जब अचेतन अवस्था में जब रहता है, जब उनका कार्य सही ढंग से नहीं होता है, समाज में, परिवार में उनको सही रूप से उनका व्यवहार नहीं होता है या उनका कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, किसी से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसे होते हैं, जब भी स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं या घर परिवार में भी हम देखते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैं इनके जैसे दिखता हूँ, कोई एक्ट्रेस के से अपने आप को कंपेयर करते हैं, कोई महापुरुष से कंपेयर करते हैं, तो उसे कहते हैं हम तारतम्य यानी आइडेंटिफिकेशन। फिर पॉइंट है हमारा निर्भरता यानी डिपेंडेंसी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यक्ति के जब समाज के अनुकूल, परिवार के अनुकूल उनके अनुसार उनका कार्य नहीं होता है, वो निराश रहते हैं, चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को क्या करते हैं, वो परिवार के या समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी समस्याओं को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं और इस प्रकार वो अपने आप को स्वतंत्र यानी एक अपने आप को तनाव मुक्त पाते हैं। तो इसी को कहते हैं निर्भरता, यानी वो अपने आप को पूर्ण उनके अनुसार निर्भर हो जाते हैं, वो जैसा कहते हैं उनके निर्देशों का पालन। वो 6 पॉइंट है इसमें युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है, इनके स्वयं के अगर कोई दोष होते हैं तो वो अपने दोषों को छिपा करके वो अपने दोष को किसी अन्य व्यक्ति पे या किसी दूसरे में अपने दोषों को देखता है। कभी कभी कोई भी चीजों को वो स्वयं जानते हुए भी उस चीजों को गलत तरीके से या दूसरे रूप में बात करने लगता है, जानबूझ करके कोई चीजों में अपने व्यवहारों को परिवर्तन कर लेता है, सही चीजों को जानते हुए भी उसको गलत बोलना, गलत दोहराना। जैसे कभी कभी कोई चीज अगर कोई खट्टा फल है तो उसको मीठा बताना, मीठा फल है तो उसको खट्टा बताना। इस प्रकार के उनके व्यवहारों में परिवर्तन दिखाई देता है क्योंकि वो अचेतन अवस्था में रहता है। हर चीजों को वो हमेशा ऐसा व्यवहार करने लगता है कि अपने दोषों को स्वयं को हटा देना, मिटा देना या छिपा लेना, दूसरों में अपने आप को देखना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है युक्तिकरण के अंतर्गत होता है। इसके बाद है दमन यानी रिप्रेशन, यानी इसमें जो बताया गया है कि दमन यानी कि एक डेफिनेशन है फ्राइड के अनुसार, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करता है। यानी दमन में ये होता है कि कोई अगर चिंता होती है, कोई अगर ऐसी कोई बातें होती है जिसके कारण से उनको अधिक से अधिक उनकी भावनाएं उत्तेजित होने लगते हैं, उनके अपने आप से वो सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार उनके व्यवहारों में क्या होता है, दमन होने लगता है और व्यक्ति जो है अपने आप में अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर लेता है, वो किसी अन्य में अपने आप को देखने लगता है। तो इस प्रकार उसमें दमन की प्रतिक्रिया चलने लगती है। इसके बाद है प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। इसमें व्यक्ति जो है अपने स्वयं की जो भावनाएं होती हैं उस भावनाओं को स्वयं में न देख करके वो दूसरे व्यक्तियों में देखने लगता है। इस प्रकार ये प्रक्षेपण की एक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति स्वयं के द्वारा अगर कोई गलत कार्य करता है या कोई उनके ऊपर दोष होता है या कोई गलत निर्णय लेता है तो उन सभी चीजों को छुपाने के लिए वो इन भावनाओं को वो दूसरों में देखने लगता है। कभी कभी स्वयं अगर कोई इसी चीज के लिए लालच रखता है, लालची है, तो वो अपने आप को न प्रदर्शित करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति में वो भावनाओं को या उन बातों को दूसरों पर थोप देता है। तो इसे कहते हैं हम प्रक्षेपण। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष विधिया कंप्लीट होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षतिपूर्ति विधिया यानी कंपेंसेटरी मेथड। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्षतिपूर्ति विधिया और क्षतिपूरक विधिया क्या होती है। क्षतिपूरक मतलब कोई भी चीजें जब हमारी किसी चीज में रुकावट या बाधाएं आती है और वो चीजें को हम किस प्रकार से हम अपनी उस पूर्ति को किस प्रकार कंप्लीट यानी पूर्ति करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं क्षतिपूर्ति। यानी हमारी कोई अगर समस्या आती है तो उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर लेते हैं और उस प्रकार हमारी उस समस्याओं का समाधान हो जाता है और इस प्रकार हम अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं।
तो किसी माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं या अपने कार्यों को किसी माध्यम से पूर्ण कर लेते हैं और इस प्रकार हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो वो होता है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है। प्रत्यक्ष विधियों में जो होती है तो व्यक्ति जो है डायरेक्ट रूप से अपने कार्यों को पूर्ण मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई रहती है उस समस्याओं को वो पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है। और अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति ऐसा करता है, व्यक्ति जो है वो किसी न किसी माध्यम से सहायता लेकर के भी अपनी कार्यों को पूर्ण कर लेता है और इस प्रकार वो अपनी क्षतिपूर्णक जो होता है, क्षतिपूर्ति जो होती है उसको पूरा कर लेता है। इसके बाद है आक्रामक विधियां यानी अग्रेसिव मेथड। अग्रेसिव मेथड यानी एक प्रकार के व्यक्ति के मार्ग में आने वाली एक बाधाएं या रुकावट होती है जिसके कारण से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है। वो अपनी बाधाओं, मार्ग में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से पूर्ण करे, उस बाधाओं को किस प्रकार से हटाए, अपनी समस्याओं को किस प्रकार से निवारण करे। तो व्यक्ति के मन में जब समस्याएं सही रूप से समस्याएं पूरा खत्म नहीं होती हैं, उसके रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम आक्रामक व्यवहार कहते हैं। आक्रामक व्यवहार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है। प्रत्यक्ष व्यवहार में मतलब व्यक्ति जो है आमने सामने की स्थिति में वो आक्रामक व्यवहार करता है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर में समाज के लोगों के बीच में हो। और अप्रत्यक्ष व्यवहार का मतलब होता है व्यक्ति लोगों के यानी घर या समाज के बीच न रह करके वो बाहर में अप्रत्यक्ष व्यवहार करता है, जिसके कारण से उनके व्यवहारों में गलत ढंग से उनके हरकतों को देखा जाता है, जिसके कारण उनको समय समय पे निर्देशन और परामर्श देने की जरूरत पड़ जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति जब अचेतन अवस्था में गलत व्यवहार, गलत कार्य करते हैं तो उस स्थिति में इन व्यक्तियों को निर्देशन और परामर्श देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, नितांत आवश्यक हो जाता है। तो ये होता है हमारे पूरे 4 प्रविधियां, मतलब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे विद्यालयों द्वारा समायोजन का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बाय स्कूल। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि विद्यालय जो होता है, हमने पहले ही कह सकते हैं कि विद्यालय जो होता है एक परिवार के रूप में होता है, समाज का एक छोटा रूप होता है, लघु विद्यालय जिसे लघु समाज कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जब बालक स्कूल में पढ़ने आते हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो उस दरमियान हमको बालक को समुचित अच्छा वातावरण देना चाहिए, उनके साथ अच्छे व्यवहार किया जाना चाहिए, बच्चों के जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया जाना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा दिया जाना चाहिए, समय समय पे उनके चिकित्सीय परामर्श दिया जाना चाहिए, चिकित्सीय साधन की व्यवस्था होनी चाहिए और हर बच्चों को समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर कक्षा में पढ़ने वाले कोई एकांत बच्चे हैं, शर्मीले प्रवृत्ति के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी हमें इस शालाओं की जो क्रियाविधि होती है, एक्टिविटीज होती है, उनमें उन्हें समान सहभागी बनाना चाहिए, उन्हें उनके कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए, उन्हें अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हर बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, समय समय पे दिशा निर्देशन, सही निर्देशन, परामर्श दिया जाना चाहिए। उनके अगर कोई समस्या होती है बच्चों में तो उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार बच्चों के प्रति प्रेम सौहार्द का होना चाहिए, अच्छे व्यवहार होना चाहिए, जिससे बच्चों में किसी भी प्रकार से उन्हें कमी महसूस न हो और बच्चों के माता पिता अभिभावकों के साथ समय समय पे बैठक होनी चाहिए, जिससे बच्चे के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार विद्यालय द्वारा समायोजन का विकास होता है। इसके बाद निर्देशन और परामर्श भी हमें दिया जाना चाहिए। परामर्श के निर्देशन और परामर्श में जैसे पारिवारिक, शैक्षिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन है, पारिवारिक है, सामाजिक है, वैवाहिक है, निदानात्मक है, बहुत प्रकार की निर्देशन और परामर्श दिए जाते हैं। तो इस प्रकार समायोजन के अंतर्गत सभी प्रकार की निर्देशन और परामर्श देने की व्यवस्था होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे आज कंप्लीट होता है। तो आप सभी को आज का मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और मेरे इस वीडियो लेक्चर को आप अधिक से अधिक शेयर करें एंड मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।